Good evening, everyone. Thank you so much for joining me in this 10th session of a series where we discuss how to apply Gita to one's professional and personal life. आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आज हमने हमारे इस सीरीज़ का एक मध्य बिंदु अचीव किया है. वी हैव रीच्ड हाफ ऑफ दिस जर्नी. हमने अब तक 11 चैप्टर्स अध्याय कवर किए हैं, एक्सप्लोर किए हैं इन 9 सेशंस में, और टोटल तो 18 अध्याय हैं, तो हम हाफ पॉइंट कवर कर दिया है. तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये हाफ पॉइंट कवर करने की खुशी में मेरी शुरुआत में ही मैं एक क्विक रिकैप करूं कि अब तक हमने सीखा क्या है. लेकिन वो करने के पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि परफेक्शन का डेफिनेशन क्या है. अगर मैं आपको पूछूं, इफ़ आई वर टू आस्क यू, हाउ डू यू डिफाइन परफेक्शन इन टर्म्स ऑफ a thing, a capability, skill development, expertise, perfection in terms of relationship, whichever way you would want to look at perfection. Perfection के कई मायने हैं. perfection किसी capability के terms में, perfection किसी skill के terms में, perfection किसी relationship के terms में, perfection in terms of a thing and art or whatever. किसी भी चीज़ का अगर मैं आपको बताऊं कि आप how do you define कि कोई चीज़, कोई relationship परफेक्ट है कि नहीं, तो आपका इसके ऊपर क्या जवाब होगा. एनी थॉट्स? इट विल बी वंडरफुल इफ यू कैन articulate your thoughts in the comment section so that I get to read and understand how you look at perfection. But if I were to tell you my view of perfection, and again based on all the reading that I've had so far about Bhagavad Gita, Vedic scriptures and so on, मुझे लगता है कि परफेक्शन इज़ प्रेटी मच इक्वल टू सिंप्लिसिटी. क्योंकि बहुत बार होता यह है कि हम परफेक्शन को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट. अगर कोई चीज़ हमने अचीव कर ली, अगर कोई पर्टिकुलर गोल हमारे दिमाग में था, कोई आउटकम हमारे दिमाग में था, और वो गोल और आउटकम हमने अचीव कर लिया, तो हम कहते हैं कि वी हैव अचीव्ड परफेक्शन. इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से आई वांट टू अचीव अ पर्टिकुलर आइडियल बॉडी वेट, if I want to achieve an ideal stage of my career, if I want to achieve an ideal stage in my relationship, or whichever way you may want to call it. आप जब किसी चीज़ के क्लाइमैक्स पे पहुंच जाते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, एक अचीवमेंट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो आप कहते हैं कि आपने परफेक्शन अचीव कर लिया है. क्या ये सही नज़रिया है उस परफेक्शन को देखने का, नापने का, मापने का? इज़ इट द राइट वे टू इवेल्युएट परफेक्शन और डिफाइन परफेक्शन? What if I were to tell you कि perfection के 2 मायने हैं. There are 2 different and equally important aspects of perfection. एक है effectiveness, कि कोई दिमाग में किसी चीज़ को लेकर कोई benchmark था, तो आपने वो अचीव किया है कि नहीं. whether it is in art form, कोई पेंटिंग हो, कोई गाना हो, कोई मूवी हो, कोई स्किल हो जो आप अपने आप में अचीव करना चाह रहे हैं, कोई कैपेबिलिटी हो जो डेवलप करना चाह रहे हैं, कोई रिलेशनशिप हो, वो किसी भी चीज़ में अगर आपके कोई स्पेसिफिक बेंचमार्क्स हैं, कोई गोल्स हैं, और उनको अगर आप अचीव कर लो, चेक बॉक्स चेक कर लो, तो आपको लगता है कि चलो आई हैव अचीव्ड परफेक्शन. तो इफेक्टिवनेस, अचीवमेंट ऑफ अ गोल, एन आउटकम, अ गोल पोस्ट, अ बेंचमार्क इज श्योरली वन वे ऑफ लुकिंग एट परफेक्शन. इट्स नॉट अ रॉन्ग वे. वो गलत तरीका नहीं है, वो ज़रूरी है, वो सही है. लेकिन क्या वो एक ही चीज़ है? तो नहीं. देयर इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ परफेक्शन ऑल्सो विच इज़ एफिशिएंसी. जिसका मतलब है कि अगर आप कोई गोल पोस्ट अचीव कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर बेंचमार्क अचीव कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्पेसिफिक एफिशिएंसी के साथ वो चीज़ अचीव कर रहे हैं, कि या फिर आपको करने में कोई फ्रिक्शन आ रहा है, कोई कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आसानी से हाथ में नहीं आ रहा है, देन इज इट परफेक्शन. मैं एग्जाम्पल पूछता हूँ आपको. अगर आप पहली बार कभी कार चलाना सीख रहे हैं, इफ़ यू वर टू लर्न driving a car for the first time, just go back to those days when you were trying to learn riding a car, or probably even at best in your childhood when you were trying to learn how to ride a bicycle, right? Imagine the first few moments जब आप साइकिल चलाने सीख रहे हैं, आप गिर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप साइकिल चलाते वक्त सोच रहे हैं क्या पीछे जो भी है जो मुझे सिखा रहा है उसने हाथ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, उसने साइकिल पकड़ के रखी है कि नहीं पकड़ के है, हैज़ दैट पर्सन who's possibly helping me learn the cycle, has he or she still held my cycle well, so that I don't have to be afraid of falling down, can I be assured. बहुत सारे दिमाग में चैलेंजेस होते हैं, हम ठीक से चला नहीं पाते हैं. अगर किसी पीछे वाले ने हमारा हाथ वो साइकिल छोड़ दिया और कहा कि चलो आप चला रहे हो अब चलाओ, और हम गिर जाते हैं, नीचे गिर के हमको लगता है, वी गेट हर्ट, वी फॉल डाउन,
एंड अल्टीमेटली स्लोली वी ट्राई टू लर्न अ बाइसिकल. लेकिन वो साइकिल चलाना हम शायद 4 राउंड्स भी मार लें किसी ग्राउंड के. अगर हमने बेंचमार्क बनाया कि अगर मैं 10 राउंड किसी ग्राउंड के आसानी से मार लूँ, इफ़ आई एबल टू राइड दिस बाइसिकल 10 times around the ground, I would say that probably I've learned how to ride a bicycle. But वो 10 राउंड मारते वक्त मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं डर रहा हूँ, मैं स्पीड से नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी साइकिल हिल रही है, मेरे में बैलेंस कभी छूटेगा, कभी आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है. Right? If that is the way, would you call it perfection? You may actually achieve riding those 10 rounds in a ground, right? But imagine after you continually kind of ride the bicycle multiple days, multiple evenings, you just ride and improve on your hold on the bicycle. There will be a day कि जब आप साइकिल चलाते वक्त बहुत ही effortless हो रहे हैं. You're so effortless that you don't even have in your mind that you're riding a bicycle. It just comes naturally to you. It's ingrained in you, right? At that point of time, you may say that you have achieved riding a bicycle to perfection. Again, there are attributes to it. क्या आप साइकिलिस्ट बन के चला रहे हैं, क्या आप मैराथन साइकिलिस्ट के टर्म्स में चला रहे हैं, क्या आप कंपटीशन के टर्म्स में चला रहे हैं, उसको देख रहे हैं, या आप चलाने एक साइकिल चलाना मैं सीख चुका हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं कि आई हैव अचीव परफेक्शन. इसके डायमेंशंस ऑफ कोर्स अलग अलग हो सकते हैं हर एक के लिए. लेकिन इफ यू वर टू जस्ट थिंक ऑफ अ नॉर्मल cycle riding experience, then you may say you have achieved perfection when you don't feel like riding a bicycle when you're riding one. आपके दिमाग में कोई एफर्ट नहीं है कि मुझे साइकिल चलानी है, मुझे ब्रेक लगाना है, मुझे पैडल करना है, मुझे लेफ्ट देखना है, मुझे राइट देखना है, राइट. द सेम इज विद ड्राइविंग अ कार. व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, अगर आप कार चलाते हो, आपको दिमाग में नहीं कि मैं एक्सीलेटर पे हाथ पाँव रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, मैं ब्रेक पे रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, मैं क्लच पे रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, शुड आई बी ऑन द फर्स्ट गियर और सेकंड गियर और थर्ड गियर और फोर्थ गियर, मैं लेफ्ट में देखूँ कि राइट में देखूँ, मैं बैक पे देखूँ कि नहीं देखूँ, डिस्टेंस कितना मेंटेन करूँ, व्हाट इज द जजमेंट ऑफ द साइज ऑफ द कार एंड ऑन द रोड, शुड आई बी on the left side, should I be on the right, and how do I, ये सारे दिमाग में जब thoughts ही नहीं है, when you are able to ride a car with nothing in your mind, it comes naturally to you, right? That is the time when you can say that, hey, now I'm effortless, and since you are effortless, you are perfect as well, right? So perfection के मायने दो है. इफेक्टिवनेस तो है ही कि आप आउटकम अचीव कर पा रहे कि नहीं, जो आपके प्लान में है वो है, बट एट द सेम टाइम इज इट एफिशिएंट इनफ ऑल्सो और नॉट, इज इट एफर्टलेस इनफ ऑल्सो और नॉट, राइट. और इसलिए ये आप अगर विजुअल देख रहे हैं तो आई हैव डेलिबरेटली हाईलाइटेड दिस विजुअल ऑफ this movie 3 Idiots because I number one that it's one of the most famous movies from Amir Khan. This is a movie that possibly if I were to ask have you seen it, most of you would say yes. अगर मैं कोई पूछूं कि आपने मूवी देखी कि नहीं, मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हाँ मैं देख चुका हूँ. तो इसलिए probably there would be a better recall for this example. बट अगर आपको याद है कि जब आमिर खान एक क्लास में बैठे हैं, इंजीनियरिंग की क्लास में, मैकेनिक्स का शायद वो क्लास है, और उसमें प्रोफेसर पूछ रहे हैं व्हाट इज़ अ मशीन, एंड सडनली आमिर खान को पूछते हैं आप बताओ मशीन क्या है, एंड आमिर खान सेज दैट एनीथिंग दैट रिड्यूसेस मैनुअल एफर्ट दैट्स अ मशीन, right? And he gives lots of examples, and he also gives this example of this zip, right? And he says that up down, एक मिनट में up, एक मिनट में down, and my effort is saved. Rather than a button, I can just go up down and I'm covered, I'm done, right? तो ये efficiency का point of view जो बता रहा है मशीन का, that's one line, the simplest of answer that one can give about machine. Anything that reduces human effort is a machine. That simplicity, जिस simplicity के साथ आमिर खान ये जवाब दे सकते हैं उस पर्टिकुलर रोल में, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में, उस स्टूडेंट के कैरेक्टर में, जब वो क्लास में ये जवाब दे रहे हैं कि एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज अ मशीन, दैट सिंप्लिसिटी सिग्नल्स हमको बताता है कि उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है. ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दैट मशीन मीन्स, राइट. बट यहीं जब आप जवाब सुनते हैं प्रोफेसर का कि, और चतुर जो एक अनादर कैरेक्टर है, कि जब वो जवाब देते हैं, वो पता नहीं 10-15 डायलॉग्स बोल देते हैं, अलग अलग इंग्लिश स्टेटमेंट्स, एंड दे से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन. मोस्ट ऑफ दैट डेफिनेशन यू हार्डली अंडरस्टैंड एज वेल. You see something very complicated and troublesome a definition, राइट. सो द अंडरस्टैंडिंग का परफेक्शन कब मैं मानूंगा कि जब कोई मुझे बहुत ही आसानी से समझा पाए कि ये चीज़ क्या है.
इफ़ यू रिमेंबर, आपको अगर ये पता होगा कि आजकल इंटरव्यूज़ में जब जब टेक्निकल इंटरव्यूज़ भी हम लेते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो हमारा कभी कभी मैं भी काफ़ी बार लोगों को पूछता हूँ कि आप किसी 10 साल के बच्चे को अगर समझाना चाहो कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, या रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, किसी 10 साल के बच्चे को अगर आपको समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे, ये सवाल के ऊपर जो बहुत ही आसानी से मुझे जवाब दे पाएगा, मैं समझूंगा कि उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। Because definition anybody can by heart, right? But the person who actually knows it can simplify it for others. बहुत आसानी से सिंपल टर्म्स में सामने वाले को समझा सकता है। बट उसी का अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे रहा है जो ना वो समझ पा रहा है ना मैं समझ पा रहा हूँ, इफ़ यू नो somebody is answering me in a very complicated way and that answer probably neither I can understand nor that person probably would understand as well, how would I have that confidence that okay, he has achieved perfection in his own understanding, he or she, and therefore he or she can guide me as well, right? So understanding ka perfection is in the simplicity of the language that's used to communicate that understanding, right? वो interviews हों या in whichever context you may want to evaluate, आप ये simplicity के terms में evaluate कर सकते हैं कि is he or she able to explain those concepts, those topics in simple terms. सिंप्लिसिटी के साथ समझा पा रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, नहीं समझा पा रहे तो अंडरस्टैंडिंग 100% क्लियर नहीं है, राइट? ये हो गया अंडरस्टैंडिंग के टर्म्स में. Imagine in terms of art, that comes out. If you see a sculpture, if you see a painting, if you see a musician playing the instrument that he likes, if you see an artist sculpting a sculpture or painting a painting, or whatever, when you see these artists who are perfection, who have achieved that sense of perfection, when you see them at work, you see simplicity, यू सी ईज़, यू सी एफर्टलेसनेस. आप जब उनको काम करते हुए देखें तो आपको लगेगा कि यार ये कितने आसानी से ये कर रहा है, लेकिन वो आसानी से करने के लिए उनको सालों की मेहनत लगी है. दे हैव टेकन ईयर्स टू रीच दैट स्टेज, बट एट दैट स्टेज इट्स एफर्टलेस फॉर देम, राइट? आप अगर तेंदुलकर का स्ट्रेट ड्राइव देखने जाए तो वो बहुत एफर्टलेस है. आपके हाईलाइट्स यूट्यूब पे अगर बस गूगल करें सचिन तेंदुलकर स्ट्रेट ड्राइव, राइट, स्क्वायर कट, आप जब ये शॉट्स तेंदुलकर को प्ले करते हुए देखेंगे तो आपको वो शॉट्स बहुत ही एफर्टलेस लगेंगे, एकदम स्मूथ लगेंगे, कोई एफर्ट नहीं है. आ गया बॉल राइट स्पॉट पे हिट हुआ और उसने स्ट्रेट ड्राइव मार दिया एंड इट्स अ 6 or a 4 or whatever, right? The shot comes so effortlessly to Sachin Tendulkar, but it has taken years and years of practice and hard work to reach that stage. But the perfection is when he's not only able to play the shot but play the shot effortlessly, isn't it? That's the definition of perfection when it comes to skill, capability, right? And relationship के terms में भी, when you see two people who seem to be with each other and they are very much in love, बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे को लेके, और बहुत सालों से साथ में भी हैं और बहुत खुश भी हैं, लेकिन इट इज़ प्रॉब्ली एन एफर्ट डे इन एंड डे आउट टू बी विथ ईच अदर, राइट? कि एक दूसरे को कभी कभी समझाना पड़ता है, झगड़े होते हैं तो बताना पड़ता है कि ये मेरे मन में ये नहीं था, आप मुझे समझ लो, डोंट मिसअंडरस्टैंड, आई मेंट इट दिस वे, आई मेंट इट दैट वे, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट दैट वे. देयर इज अ सेंस ऑफ explanation, there's a sense of clarification, there's a sense of justification. आप अगर एक साथ आपस में बैठ रहे हैं और एक दूसरे से बात नहीं हो रही तो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, हम बात क्यों नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ में, क्या हम खुश नहीं एक दूसरे के साथ में, ऑल दोज सडन डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स कम्स इन, राइट? बट आप अगर किसी कपल को देखें जो बहुत सालों से साथ में और बहुत खुश हैं, और एक दूसरे को अगर आप ऑब्जर्व करें, इफ दे आर अ परफेक्ट कपल, when you observe, it's not that they don't fight, it's not that they don't have challenges, it's not that they don't have troubles, they don't have problems, but there is an ease at which they kind of be with each other. There is no need for an explanation necessarily, there is no need for justification. They are just with each other, they just like being with each other, they are okay with each other's pluses and minuses. एक दूसरे की खामियों को लेके और खूबियों को लेके they are okay. एक acceptance है, एक जिसे कहते हैं ना सादगी है एक रिलेशनशिप में, सहजपन है, that was the word I was looking for. So in that relationship there is this ease, effortlessness. They don't have to take effort to be with each other, they just are with each other and they want to be with each other. That's it, that's all that matters, despite the ups and downs and pluses and minuses, right? ये जावेद अख्तर साहब का एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू मैंने कभी तो सुना था कि जहाँ पे जब उनको पूछा जाता है कि आप शबाना आज़मी जी के साथ में इतने सालों से एक साथ हैं, तो क्या है आपकी इस रिलेशनशिप के सक्सेस का राज कि 35
35-36 साल हो गए आप एक दूसरे के साथ में, तो क्या है जो आप एक दूसरे के साथ में साथ हैं व्हेन बोथ ऑफ यू आर इक्वली सक्सेसफुल। दोनों पद्मश्री है, दोनों पद्म विभूषण है, दोनों को नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं, दोनों अपने अपने करियर में सक्सेसफुल है, दोनों बहुत माने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वोकल है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, यू नो देयर सो मेनी अचीवमेंट्स इंडिविजुअली, बट मगर वो साथ में भी सक्सेसफुल है, साथ में भी ये जर्नी कवर कर रहे हैं इतने सालों से, एंड यू नो दे डोंट सी टू बी हैविंग एनी एफर्ट टू बी विद ईच अदर। तो जब कोई उनको पूछा था जावेद अख्तर साहब को कि ये क्या है आपके इस रिलेशनशिप के सक्सेस का राज, तो उन्होंने बहुत ही आसानी से जवाब दे दिया था, कहे कि हम इतने अच्छे दोस्त थे कि शादी भी हमारी दोस्ती बिगाड़ नहीं पाई। Right? It's such a beautiful statement. He's saying that we are so good friends, such good friends that you know even marriage couldn't impact our friendship. It's a very powerful statement. All that he said, you know, and then he explained further कि हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए एफर्ट नहीं लेना पड़ता, हम बस एक दूसरे के साथ हैं और रहना चाहते हैं और यही काफ़ी है। राइट, दैट एफर्टलेसनेस, दैट ईज, दैट सिंप्लिसिटी, वो सहजपन, यू नो एक सहज भाव है, जब किसी चीज़ में आ जाता है तब आप कह सकते हैं कि वो परफेक्शन है। राइट, इट वॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हाईलाइट बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन द 12th चैप्टर। आज हम 12वां अध्याय जो है ये हमारे 10वें सेशन में कवर करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कवर द 12th चैप्टर इन दिस 10th सेशन, एंड परफेक्शन इज गोइंग टू बी अ रिपीटेड context when we talk about the 12th chapter, and you know जैसे मैंने कहा था कि हमने हाफ वे एक मिड पॉइंट अचीव किया है अपने जर्नी का, यू नो ऑफ एक्सप्लोरिंग गीता। सो आई वाज कीन दैट यू नो आई ऑल्सो डू अ क्विक सम अप ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। तो हम सभी लोग जो आप मेरे साथ इस इनिशिएटिव में जुड़े हैं कि हम गीता को एक्सप्लोर करें, इससे कुछ सीख लें, इससे कुछ सीखें, तो इस इनिशिएटिव में व्हेन वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम गीता, इफ़ वी वर टू इवेल्युएट अवरसेल्व्स कि हम आधे जर्नी तो कवर कर चुके हैं, हमने 12 अध्याय 11 अध्याय अब तक हम पढ़ चुके हैं, तो क्या हम समझ पाए हैं, हैव वी अंडरस्टूड गीता सो फार। अगर आधे चैप्टर्स भी हम ठीक से समझ नहीं पाए तो आगे के पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो पहले तो लेट्स टेस्ट अवरसेल्व्स कि हम खुद हमारी ये 11 सेशंस 11 चैप्टर्स की जो जर्नी रही है वो उसमें हम कितने परफेक्ट हो चुके हैं, कितना हमारा अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हुआ है। तो उसको अगर टेस्ट करना है तो इसकी एक टेस्ट ये ज़रूर होगी कि क्या हम एक दूसरे को या हम एक स्लाइड में गीता को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। Can we explain all our learnings from those 11 chapters and 9 sessions in this one single slide? एक सिंगल स्लाइड में हम अपना अंडरस्टैंडिंग सम अप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में हमने ऑलरेडी देखा, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड एफर्ट लेना पड़ रहा है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अब तक क्लीन नहीं हुई है। राइट, इफ इट इज़ टेकिंग सो मच ऑफ एन एफर्ट टू एक्सप्लेन सर्टन थिंग देन probably we ourselves have not understood it well, right? So let's test ourselves कि हम 11 चैप्टर्स को ठीक से समझ पाए कि नहीं पाए। So let's try and do that, right? So अब तक का रिकैप अगर मैं करना चाहूँ तो essentially what is गीता telling us? सबसे पहली चीज़ गीता हमको बता रही है कि on this planet Earth human beings are probably the only species which has this capability of what? Self introspection, and 2 of desire beyond the necessities of sustenance. Correct? What do I mean? कि ह्यूमन बींग्स आदम जात ये एक ही ऐसी स्पीसीज है अपने प्लैनेट पे कि जिनको डिज़ायर्स बियॉन्ड द सस्टेनेंस, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, फूड, स्लीप, सेक्स एंड सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, ये जो डिज़ायर्स हैं, बेसिक डिज़ायर्स जो हर किसी प्राणी में होती है। हर किसी एनिमल को जब भूख लगती है तो खाना चाहिए होता है, अपने अपने हिसाब से खाना चाहिए होता है, उनको नींद आती है, उनको रेस्ट चाहिए होती है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए रहता है। दैट प्रोटेक्शन कुड बी इन टर्म्स ऑफ द ड्वेलिंग, कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से, किसके साथ रहते हैं इसके हिसाब से, कौन से माहौल में रहते हैं इसके हिसाब से, उनको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन और बिलोंगिंग चाहिए रहता है। और उनको यू नो देयर इज़ अ वेरी बेसिक एंड यू नो फाउंडेशनल नीड टू प्रोक्रिएट, ताकि उनका जो एक स्पीसीज़ है वो और आगे बढ़े और फैले फले फूले जिसे कहते हैं। राइट, सो द सेक्स एक्चुअली कम्स इन फ्रॉम अ वेरी नेचुरल बेसल इंस्टिंक्ट टू प्रोक्रिएट। जो प्रोक्रिएशन के लिए सेक्स करते हैं, मज़े के लिए सेक्स नहीं करते। राइट, बट ह्यूमन बींग्स आर द ओनली स्पीसीज
कि जो ये सारी ही चीज़ें जो है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं हमारी, वो सारी ही चीज़ें बियॉन्ड द सस्टेनेंस को भी हम करना चाहते हैं. जस्ट थिंक ऑफ इट. क्या हम तभी खाते हैं जब हमको भूख लगती है? Definitely not. Do we eat only when we are hungry? No, we want to eat when we crave for a particular taste. हमको बस मन करेगा कि नहीं यार, मुझे बहुत दिन हो गए ये चीज़ खाए हुए, तो मुझे वो खानी है. इट नीड नॉट बी नेसेसरली कि मेरे बॉडी को वो ज़रूरी है कि नहीं है, मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी है, इस माहौल में, इस मौसम में, इस जगह पे इसके लिए ये खा के मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा. यू नो बियॉन्ड दैट एज वेल वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट डिज़ायर ऑफ टेस्टिंग समथिंग. Isn't it? We have a fine taste that we have developed, and a lot of times we eat and drink not necessarily because it adds to our body. At times it is counterproductive for our body. हम वो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उन चीज़ों के अधीन हो जाते हैं. We probably get addicted to a lot of those things that we eat and drink, which probably are not good for our body. And despite that we do it because we have developed that sense of taste which is beyond the natural instinct, isn't it? We have gone beyond the instincts. Ye tendency of going beyond the instincts of human beings, man. Yeah, there could be, as the science evolves, we'll probably realize that yes, there are probably few other species who have this tendency as well, to a limited extent, but definitely to the largest extent, as visible and as expressed in outward behavior, ye human beings में ही है. कि जो ये बिहेवियर है कि हम खाना सब तभी नहीं खाते जब हमको भूख लगती है, बट तब भी खाते हैं कि जब हमको कोई डिज़ायर होता है किसी टेस्ट को परस्यू करने का, राइट? द सेम गोज विद सेक्स. वी वांट टू हैव सेक्स नॉट ओनली फॉर प्रोक्रिएशन बट ऑल्सो फॉर फन, राइट? एंड वी हैव बिल्ट दैट कैपेबिलिटी टू बी एबल टू डू सो, right? The same goes with protection. We just don't want house for protection. We want house for a lot of things. House symbolizes status, a sense of achievement, a sense of glory, a sense of showcase, कि मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो मैंने कितना आलीशान बंगला बनाया है, देखो मैंने कितना अच्छा घर बनाया हुआ है, देखो मेरे पास इतने बेडरूम का घर है, देखो मेरे पास बंगला है, देखो मेरे पास गाड़ी है, राइट? सो स्टेटस, प्लेस इन द सोसाइटी, शोकेस एबिलिटी कि क्या मैं दिखा सकता हूँ, देखो मेरे पास क्या है. So many things that your mind is able to conceive of, and give you as a desire which is beyond the natural instinct. ये कैपेबिलिटी हम में जब आई है तो उस कैपेबिलिटी के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है. फ़ायदा तो ये ज़रूर है जो हमने देखा था गीता में भी और अब तक के सेशंस में भी, कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जो एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन है ऑल दीज लिविंग बींग्स, ऑल दिस मैटर, ऑल दिस नॉन लिविंग एंटिटीज़ एंड द एनर्जी एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्सपांस एंड डाइवर्सिटी ऑफ यूनिवर्स. ये पूरा जो यूनिवर्स का स्प्रेड है, 13.8 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री, यूनिवर्स जब से चालू हुई तब से जिस तरह से ग्रो हो रही है, जो एक्सपांस रहा है अपने लाइफ का, एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेके अब इतनी डाइवर्सिटी ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज दैट वी हैव, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी हैव, द एनिमल्स, the plants, the diversity, the biodiversity, all that we see, right? In sub में there has been an incremental, as per the evaluation as well, incremental concentration of supreme consciousness that gives us this added benefit. तो शायद हम ही वो स्पीसीज हैं कि जो ये कंटेम्पलेट कर सकते हैं कि अगर हम सूरज को देख रहे हैं तो उस सूरज की रोशनी हमारे पास 8 मिनट के बाद आ रही है, तो अगर मैं सूरज को देख रहा हूँ तो 8 मिनट पुराने सूरज को देख रहा हूँ, ताज़े, it's not the fresh or an immediate or a live image of the sun. If I'm seeing the sun, I'm seeing it 8 minutes into the past. अगर मैं चांद को देख रहा हूँ तो मैं 1 सेकंड पास में देख रहा हूँ, बिकॉज मून रेज टेक 1 सेकंड टू रीच मी. ये कंटेम्पलेशन का जो कैपेबिलिटी है, ये हमें बहुत रेयर है, विच इज़ अ बेनिफिट, बिकॉज ऑफ विच वी प्रोबेबली आर द ओनली स्पीसीज हु कैन एक्सपीरियंस दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस. सुप्रीम कॉन्शियसनेस क्या है जो हमने देखा था? सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज दैट एंटिटी विच एनलिवन्स अस. हमने इसका एग्जाम्पल देखा था कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, जिसको जलाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जलाती है. अगर वॉशिंग मशीन उसको कोई चलाता था तो वो इलेक्ट्रिसिटी चलाती है. अगर टीवी को कोई चलाता था तो इलेक्ट्रिसिटी चलाती है. लेकिन व्हाट आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी? टीवी है जो हमें कुछ चीज़ दिखाता है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने में मदद करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब प्रॉब्ली लाइट और रोशनी देता है, राइट? ये तीनों चीज़ें के मैनिफेस्टेशंस आर डिफरेंट. दिस आर डिफरेंट अप्लायंसेज, डिफरेंट डिवाइसेज विद डिफरेंट पर्पसेस. लेकिन इनको चलाने वाला अगर कोई है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो कुछ भी नहीं. द सेम वे वी आर ह्यूमन बींग्स, देयर आर प्रॉब्ली एनिमल्स, देयर आर प्लांट्स, देयर आर प्रॉब्ली सो मेनी अदर लिविंग, नॉन लिविंग एंटिटीज, मैटर एंड एनर्जी एंड ऑल द एक्सपांस दैट वी हैव इन द यूनिवर्स. इन सब के रूट में, इन सबको
बनाने वाला, आगे लेके जाने वाला, इनको ग्रोथ देने वाला, इनकी फॉर्म्स और डाइवर्सिटीज़ को और ज़्यादा एक्सपांड करने वाला, अगर कोई कोर पे कोई चीज़ है, कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी इक्विवेलेंट के टर्म्स में मैं हमेशा रिफर करता हूँ, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो ब्रह्मन है, राइट। और उसको एक्सपीरियंस करने की कैपेबिलिटी सिर्फ ह्यूमन बींग्स में है, which is a huge benefit as compared to everybody else. Probably we are the only species जो इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में कंटेम्पलेट कर सकती है, इसके बारे में कंसेप्चुलाइज कर सकती है, और इसको शायद एज पर द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वैदिक लिटरेचर, वैदिक प्रैक्टिसेस एंड ऑल दैट, शायद इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, लेकिन शायद हम में ही ये कैपेबिलिटी है कि हम इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं. As per our Vedic literature, supreme consciousness cannot be understood by dissection. जैसे हम समझ पाए विद डायसेक्शन एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ की हर चीज़ में मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम्स हैं, एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, द मोर एंड मोर वी डायसेक्ट वी गेट टू नो कि देयर इज सम कॉमन रूट फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स. वो रूट क्या है, हम डायसेक्शन से धीरे धीरे जा रहे हैं, बट एज पर वैदिक लिटरेचर्स हम कितने भी चले जाए आगे, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को जो सब चीज़ में कॉमन है, जो सब चीज़ को आगे लेके जा रहा है, उस चीज़ को समझने के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस इज द ओनली थिंग. यू कांट understand or intellectually comprehend that supreme consciousness. You can only experience it and realize it, right? तो ये कैपेबिलिटी ह्यूमन बींग्स में है, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव है, एक प्लस है. बट इसी चीज़ का नेगेटिव भी है, और वो नेगेटिव क्या है? द साइकिल ऑफ डिजायर्स, द लैडर ऑफ फॉल, जो हमने अब तक के सेशंस में देखा. और ये लैडर ऑफ फॉल क्या है? व्हेन द डिजायर्स आर बियॉन्ड द नॉर्मल इंस्टिंक्ट्स, जो मैंने अब तक हमने जो डिस्कस किया कि खाने के लिए मुझे खाना नहीं है, मुझे टेस्ट के लिए खाना है. तो ये जो डिज़ायर्स हैं, ये डिज़ायर्स के दो ही फलित है. देयर आर ओनली टू आउटकम्स ऑफ दिस डिज़ायर, या तो वो फुलफिल होंगी या तो वो फुलफिल नहीं होंगी, इजंट इट? इफ दे आर फुलफिल्ड, इफ द डिज़ायर्स आर फुलफिल्ड, व्हाट विल हैपन? विल द डिज़ायर्स गेट एक्सटिंग्विश्ड? क्या आपकी जो कामनाएं हैं, जो आपको जो मन में जो इच्छाएं आ रही हैं, आपको जो डिज़ायर्स आप में आ रही है, उसको फुलफिल करने से क्या वो चली जाती है? नहीं चली जाती, राइट. बिकॉज जैसे इनफैक्ट आग में घी डालने से आग और बढ़ती है, वैसे डिज़ायर फुलफिल करने से डिज़ायर और बढ़ती है, राइट. दैट्स द लैडर ऑफ फॉल. कि आप ही सोचो, कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद अगर वो एक्सपीरियंस करके आपको खुशी मिल रही है, तो आप वो और करना चाहोगे, आप वो और पाना चाहोगे, और वो भूख तो और बढ़ती है, वो ख़त्म नहीं होती है भूख. इट्स नॉट अ वन पॉइंट, वन स्टॉप, वन एक्सपीरियंस जर्नी. You want to experience it again and again. Once you have a high from anything, you want to experience that high again and again, right? So desire ka that journey itself is such ki the fulfillment actually increases it further, increases the desire further rather than extinguishing it, right? And that's an example which Krishna gives Arjuna as well, कि आग में घी डालने का काम, जो आग को बढ़ाने का काम जो घी करता है, वैसे ही फुलफिल करना डिज़ायर को और बढ़ाता है, राइट. और दैट इफ दैट डिज़ायर गोज बैक अगेन, कभी ना कभी तो वो डिज़ायर फुलफिल होना बंद हो जाएगी. There will be instances, rather more instances when the desires will be unfulfilled, rare instances when the desires will get fulfilled, right? Because fulfilling desires takes effort, takes time, has a lot of dependencies, codependencies, situations to come together. So most often than not आपकी desire तो fulfill नहीं होंगी. जब fulfill नहीं होंगी तो क्या होगा? पहले तो आपको डिजेक्शन होगा कि क्यों नहीं हुई. You will feel a sense of failure, a sense of dejection, a sense of disappointment, a sense of non-achievement and what not. आपको गुस्सा आएगा कि क्यों नहीं हुआ मेरे साथ में. आपको एक रिजिडिटी एक आएगी कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट. व्हेन दैट रिजिडिटी कम्स इन, देयर इज आल्सो सेंस ऑफ जेलसी कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, उसको क्यों मिल रहा है. देयर विल बी सेंस ऑफ कंपैरिजन एंड ड्राइंग कॉन्ट्रास्ट. उसको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा. इसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे होगा कि मेरे को सिंगल आउट किया जा रहा है, पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है. आई एम प्रॉब्ली हैविंग टू फेस सम प्रॉब्लम्स. मैंने पुराने जन्म में कुछ पाप किया होगा, मैंने कुछ तो गलत किया होगा, आई वुड हैव डन समथिंग रॉन्ग, की जिसकी वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस करने को लग रहा है, राइट. एंड दिस इज डिल्यूजन, राइट. बिकॉज ऐसे तो कुछ है ही नहीं, राइट. देयर इज, अगर आपके साथ कुछ खराब हो रहा है तो किसी और के साथ भी कभी ना कभी तो कुछ खराब हुआ रहेगा. बिकॉज देयर इज नो बडी इन दिस यूनिवर्स हु कैन ऑलवेज बी हैप्पी, राइट. हर एक को ये साइकिल से गुजरना है, लेकिन वो आप नहीं समझ सकते बिकॉज यू आर ऑलरेडी डिल्यूडेड. आपको लगने लगता है कि नहीं, आई एम समबडी
स्पेशल इन नेगेटिव वे कि जब मेरे ही साथ सब बुरा हो रहा है. एंड व्हेन दैट डिल्यूजन कम्स इन, दैट स्लोली एक्सपांड्स इनटू सेल्फ डाउट. आपको लगता है कि शायद मैं ही कहीं कुछ कम हूँ, मेरे में शायद कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, मैं शायद ये कर नहीं पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा. आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, आप में एक मोटिवेशन चला जाता है, आप में फेथ अपने आप के ऊपर का चला जाता है. और जब वही चला जाता है तो आपका तो कैरेक्टर पूरा लॉस्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते. राइट, यू कैन अचीव नथिंग ऑन पर्सनल फ्रंट, यू कैन अचीव नथिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट. राइट, इस साइकिल सो एंड ऑफ कोर्स यू कांट बी हैप्पी, यू कांट बी पीसफुल. तो लाइफ अगर आपको 70 साल की, 80 साल की, 90 साल की जो भी एक लाइफ मिली है, और सभी को मरना है, आज नहीं तो कल मरना है. एंड इफ दिस इज द ओनली लाइफ यू हैव एट वॉट एवर स्टेज यू आर थिंकिंग अबाउट दिस नाउ, आप 30 के हैं, 20 के हैं, 10 के हैं, 15 के हैं, 40 के, 50 के, जिस किसी भी उम्र के आप हैं, विच एवर एज दैट यू आर इन राइट नाउ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लेटर you have to die. And that's only that delta, those number of years that you're going to live, and you don't know how much, right? Because you can't predict your death. आपको नहीं पता आप कब चले जाओगे ये सब छोड़ छाड़ के. तो वॉट एवर दैट लिमिटेड टाइम यू आर इन दिस यूनिवर्स, आप खुश रहना पसंद करोगे कि ना खुश रहना पसंद करोगे? वुड यू वॉन्ट, इफ चॉइस इज विथ यू, इफ इट्स योर चॉइस, वुड यू वॉन्ट टू बी हैप्पी और अनहैप्पी? वुड यू वॉन्ट टू बी पीसफुल और यू नो रेस्टलेस? आप किस स्टेट पे रहना, मेंटल स्टेट में रहना पसंद करोगे? यू वॉन्ट टू बी पीसफुल. तो अगर आपको पीसफुल रहना है, अगर आपको खुश रहना है, देन दिस इज द ओनली वे टू डू दैट, इज दिस 4 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज बीइंग सेल्फ कॉन्शियस. आपको कभी ना कभी तो अपने आप को एक कॉन्शियस एफर्ट में लाना पड़ेगा कि आई विल हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ. My senses will not control me, my mind will not control me, I'll control my mind and my senses. ये कॉन्शियसनेस आप में पहले, सबसे पहली चीज़ आप में आनी चाहिए, वो है कॉन्शियसनेस. आपको वॉल्यूशनरी जीना पड़ेगा. वॉल्यूशनरी मतलब आपके विल से, आपके मुताबिक, आपको जो चाहिए वो आप कर रहे हैं. आपका दिमाग जो बोल रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं, आपके सेंसेस जो आपको बता रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं. आज मुझे खाने का मन कर रहा है, मैं खा रहा हूँ. आज मुझे गाली देने को मन कर रहा है, मैं गाली दे रहा हूँ. आज मुझे गुस्सा करने को मन कर रहा है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ. आज मुझे झगड़ा करना है, मैं झगड़ा कर रहा हूँ. किसी ने मुझे बुरा बोला, मुझे जवाब देना, मैं जवाब दे रहा हूँ. राइट, व्हेन यू आर इन दैट साइकिल ऑफ एटर्नल ग्रेटिफिकेशन, दिमाग जो बोल रहा है वो कर रहे हो, सेंसेस जो बता रहे हो वो कर रहे हो, देयर इज नो सेंस ऑफ introspection, there is no sense of awareness, there is no sense of self learning, self reflection. तो ऑटो मोड में जा रहे हो, यू आर लिविंग इन एन ऑटो मोड. व्हेन थिंग्स हैपन टू यू, लाइफ डजंट हैपन टू यू, व्हेन थिंग्स हैपन टू यू एंड यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपन्स टू यू. राइट, तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि कंट्रोल आपके हाथ में लेना है, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में लेना है. एंड यू हैव टू स्टार्ट कंट्रोलिंग एंड थिंकिंग एंड चूजिंग. आप किस चीज़ पे फोकस करोगे, आप क्या करोगे, आप किसको हाँ बोलोगे, किसको ना बोलोगे. राइट, एंड फॉर व्हाट रीज़न. ये आपको सबसे पहले इस स्टेट में तो आना पड़ेगा कि ये मुझे करना है, मुझे करना सीखना है. वंस यू आर सेल्फ कॉन्शियस, आप जब खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने लगोगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने लगोगे, दिन में वो 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, जो भी कोई टाइम हो, when you start giving yourself that time and understanding your own self, तो क्या होगा? तो आप सेल्फ अवेयर बनोगे, अपने आप को पहचानने लगोगे. अपने आप को पहचानने के क्या मायने हैं? एक तो स्वधर्म एनालिसिस है जो हमने कवर किया था, स्वधर्म टूल. आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, अपनी वीकनेसेस क्या है, आपको क्या करने में अच्छा लगता है, आपको क्या करने में बुरा लगता है. अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप अगले 15 घंटे, 15 दिन, 15 साल कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्या करना पसंद करोगे? वुड यू वांट टू डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी? वुड यू वांट टू डू समथिंग दैट मेक्स यू अनहैप्पी? You would want to pursue something that makes you happy, isn't it? तो वो क्या है जो आपको करना पसंद है, जो क्या है करना पसंद नहीं है. Once you make that स्वधर्म एनालिसिस for yourself, तो क्या होता? You start aligning. आप में अलाइनमेंट आने लगती है. आपको यू स्टार्ट नोइंग विच पर्सन टू अलाइन टू, यू स्टार्ट नोइंग विच ऑर्गेनाइजेशन टू अलाइन टू. आपको पता चलता है कैसे लोगों के साथ काम करें, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, कौन सा काम करें, क्या काम करने में मज़ा आएगा, क्या काम करने में मज़ा नहीं आएगा. दैट अलाइनमेंट brings clarity, that alignment brings peace, that alignment brings a sense of satisfaction. आउटकम अभी भी नहीं आ रहा, शायद अभी भी आप अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हो, बट एटलीस्ट आप वो कर रहे हो जो करने में आपको अच्छा लग रहा है. फिर आपको मेहनत उतनी फील नहीं होती है. राइट, एंड देन यू विल ऑल्सो प्रॉब्ली अंडरस्टैंड आपके मोटिवेशन के ट्रिगर्स क्या है. बिकॉज अपने हर we are all different in our own way, right? There are people who are motivated by knowledge, a sense of curiosity कि मुझे कुछ चीज़ समझने में मज़ा आता है, and that motivates me to work. There are some people कि जिनको faith होता है कि कोई ऊपर वाला बोले तो उनके ऊपर they have faith and whatever they say you are able to do it, right? तो वो faith से triggered है. There are some sense of people की जो process activities and एक design से motivated है. When they are focused on process, design, discipline, तो उसको राजयोग है. सो आर यू अ पर्सन ऑफ फेथ
Bhakti Yoga is for you. If you are a man of knowledge, Dhyan Yoga is for you. If you are a man of discipline, Raj Yoga is for you. Right? So there are different formats, different paths that can motivate you into self-consciousness, self-awareness, and realizing your own purpose. But once you are on that path, slowly will realize कि आपका उस टाइम पे at that point of time what is your purpose and you will be able to prioritize. बहुत बार हमारे साथ में होता है कि हमारे पर्पज स्प्लिट होते हैं, हमको 10 चीज़ें करनी होती हैं और हमको खुद को पता नहीं हो कि 10 चीज़ों में क्या कोई सेंस ऑफ प्रायोरिटी है कि नहीं है. हमारे लिए 10 के 10 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज हमने उसके बारे में इतना सोचा ही नहीं होता है. व्हेन वी आर सेल्फ कॉन्शियस, व्हेन वी आर सेल्फ अवेयर, व्हेन वी आर एबल टू थिंक अबाउट व्हाट शुड आई फोकस ऑन, व्हाट शुड आई नॉट फोकस ऑन, ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ प्रायोरिटी आ जाती है एंड यू हैव द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्लियरली देयर इन योर माइंड. इट कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे मैंने कहा, आपका पर्पज हैज़ टू बी रूटेड इन योर स्वधर्म. आपके सेल्फ एनालिसिस के ऊपर आपका पर्पस रूटेड होना चाहिए. और अगर आपका सेल्फ ही बदलेगा, आप अपने आप कभी ना कभी तो बदलोगे. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स विच इवॉल्व विथ सिचुएशन, विथ एक्सपीरियंसेस, एंड इफ वी चेंज, आवर पर्पस विल चेंज. And if the purpose changes, the sense of priority changes, right? So but at that particular point of time there will be certain things which will be at most priority. You know what, it could be your career, it could be a particular job, it could be a particular skill that you want to develop, it could be a person, your parents, your kids, your partner, whatever. It would be something that is your extreme priority, against which you are able to trade off everything else, right? वो sense of purpose आपको जब मिलेगा, then you will slowly have certain perspectives, because then you will be able to say, चलो अगर मुझे ट्रेड ऑफ करना है, then okay, what is my priority, and then if I have to win something, I have to lose something. You understand that life is all about a rule of sacrifice. कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ता है. पाना can't be, win is not possible. Win loss is always possible. आप अगर कुछ जीत रहे हो तो कुछ खो भी रहे हो. You're losing something as well. If you want to win the right body, you're losing out on, resting as much as you want, eating whatever you want. You will have to have a disciplined life in terms of exercising for the right time, exercising the right things, and eating the right things, right? So if you lose something, you gain something. तो ये sense of sacrifice आपको clear रहेगा, sense of prioritization clear रहेगा कि अगर if I am prioritizing something, I am definitely prioritizing it over something else. And you will also be clear about what is real, that nothing is permanent. अगर आप आज खुश हो तो कल शायद ना खुश होगे. If you are unhappy today, tomorrow you will be happy. If you are successful today, probably tomorrow you will be a failure. If you are failure today, probably tomorrow you will be a successful. So you are not focused on something which is as temporary as these things, right? You will always be focused on something a bit more permanent. For example, outcome is always temporary, because you may achieve your outcomes or you may not achieve your outcomes, but building expertise, building capability, building perfection is a continuous thing. It is eternal, right? Because never can one say I am perfect. लता मंगेशकर जी को पूछा जाए कि क्या आप परफेक्ट सिंगर है, तो कहेंगे नहीं, मुझे अभी भी कुछ सीखना रह गया है, right? But we all know that her achievements are immense. Probably nobody else who has achieved as much, isn't it? So outcome के टर्म्स में देखोगे तो there will be always a temporality. बट अगर प्रोसेस के टर्म्स में देखोगे, अगर स्किल्स, एक्सपर्टीज, परफेक्शन के टर्म्स में देखोगे, तो there will always be continuity and permanence, isn't it? So then you will prioritize permanence over temporality, and you will not be too dejected with failures and too anxious about successes and too overworked about success. You will not get blown over by success. You will be the driver and not somebody who's driven. Mind and senses को आप कंट्रोल करोगे. आपके माइंड और सेंसेस आपको कंट्रोल नहीं करेंगे. You will focus on building your personality and focus on your purpose. You will focus on the work and not the outcome, and you will be conscious about your place in the universe. That the same supreme consciousness that is within you is the same thing that is enliving probably every other living entity in this universe, and also the non-living entities that exist in the universe. The entire expanse and diversity of the universe, 13.8 billion years of existence, the expanse, the diversity, the complexity, all of that is triggered by this one supreme consciousness which is common to all of us. That is such a powerful and enriching a thought, right? And that gives you faith. हमने देखा था कि एक आइडिया अपने आप में कुछ नहीं है. You might have a multi-billion-dollar startup idea, but if you don't act on it, it is zero. The moment you act on it,
इट इज स्टिल नॉट इनफ बिकॉज इट जस्ट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी. आपने किसी आइडिया के ऊपर काम किया तो अब पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद आप वो अचीव करें, बट आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप कमिटेड रहोगे. जस्ट द आइडिया दैट आई लर्न टू ड्राइव इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ड्राइव. इफ यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट कि ओके यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ड्राइविंग अ कार, दैट इज व्हेन द पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी अ गुड ड्राइवर विल come into being. But you're still not a good driver. You will become a good driver when you're committed to learn and you continue practicing, right? So idea plus action plus commitment gets you the final outcome. तो idea to action is done by motivation. और हमने ऑलरेडी देखा कि मोटिवेशन या तो ज्ञान योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, राइट? बट द अल्टीमेट कमिटमेंट कम्स इन फ्रॉम फेथ. अपने आप के ऊपर फेथ तो होना चाहिए कि यार अगर मैं ये करूँगा तो वो आज नहीं तो कल होगा. वो फेथ कहाँ से आएगा? बहुत लोगों में ये फेथ की कमी होती है. ये फेथ कहाँ से आता है? तो इससे और बड़ी चीज़ आप में क्या चाहिए कि जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो ब्रह्मन है, जो परमात्मा है, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, which is creating all these stars and moons and galaxies, and which is resulting in this universe coming together into a small point and then in a big bang that creates this universe again in matter of cycles of 311 trillion years. That is what we study in our Vedic literature. 13.8 billion years से जो universe का expansion हो रहा है in terms of its expanse, diversity, complexity, the biodiversity that we see, the evolution of us as human beings to the stage that we are in today, from the monkeys and before that from certain unicellular organisms. All of that is because of that supreme consciousness. और वही supreme consciousness मुझ में भी है, मेरे में भी है. तो मेरे में क्या ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता, right? Once you have that perspective about your place in the universe, then you probably would need nothing in order to be faithful to your committed purpose. This is all that we have learned in Gita so far. इससे ज़्यादा तो हमने कुछ सीखा ही नहीं, और इससे ज़्यादा आसान कुछ और चीज़ है ही नहीं, isn't it? It's just a matter of perspective. It's just a matter of a focused effort to be, first of all, conscious, be aware, be focused on your swadharma, strengths, weaknesses, what you like, what you dislike, and then having a purpose that is aligned to your swadharma, and then doing all that it takes to achieve that purpose, focused on continuous things, focused on process and not outcome, and continue doing what it does, what you do, or what you like doing, in order to maximize your time on earth, right? Because you never know whether you're going to come back or not, right? We already discussed, जब तक हमने कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है तब तक उसको सच नहीं मानना है. हमको नहीं पता पुनर्जन्म है कि नहीं है, हमको नहीं पता इसके पहले हम यहाँ पे थे कि नहीं थे, राइट? ऑल दैट आई नो इज दिस इज इट टुडे एंड नाउ, दिस इज ऑल दैट आई हैव, राइट? और आज को मैक्सिमाइज करना मेरे हाथ में है, और उस पर्पस से अगर मैं हर दिन जीऊँ तो then that's all that I need and I don't need anything else, right? That is all that Gita is simply telling us. It's nothing complicated. There is no rocket science in this. Do you agree? If this is the simplest understanding of what Gita is, Gita is all about detachable attachment. ये बहुत मेरे एक मामा है जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा वर्ड दिया है, detachable attachment, कि this is all that Gita is all about, and I completely agree because Gita, once you have this approach to your life, गीता आपको बताएगा कि कब अटैच होना है, कब डिटैच होना है. आपको पता चलेगा कि कब किसी चीज़ में घुस जाना है, किसी रिलेशनशिप में, किसी काम में, किसी एफर्ट में घुस जाना है, और कब सब चीज़ से निकल के you have to have a zoomed out approach. You will know when you are failing, you're probably having lots of challenges, lots of hurdles, lots of problems. आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तब भी आपको कंसिस्टेंटली काम करना है. तो आपको जूम आउट होना है कि यार ठीक है, मैं कौन सा अकेला हूँ कि जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हज़ारों के साथ आते हैं, लाखों के साथ आते हैं. एटलीस्ट मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है. आई कंटिन्यू डूइंग दैट. That is a zoom out perspective, right? And you're zoomed in terms of what work you are doing, right? So detachable attachment, कब attach होना है, कब detach होना है, आपको पता रहेगा. And we'll explore that as we go. That is all that Gita is telling us. It's nothing complicated, right? Now let's see what Krishna sums up in terms of Gita as well. Krishna कह रहे हैं, greater is the difficulty of those whose minds are that attached to the unmanifest. For the way of the unmanifest is hard to reach by embodied beings. क्या कह रहे हैं कृष्णा? कृष्णा कह रहे हैं जो हमने जो भी बात की 11 सेशंस में या 11 चैप्टर्स में, 11 अध्याय में, वॉट एवर वी हैव लर्नड सो फार इज दैट दिस सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यू एज वेल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स, इज अ पार्ट ऑफ लिविंग बींग्स, इज अ पार्ट ऑफ नॉन लिविंग एंटिटीज, इट्स इन एनर्जी, मैटर, लिविंग बींग्स, ऑल ऑफ इट. इट इज़ वॉट ट्रिगर्स द एंटायर यूनिवर्स, the creation and the destruction of it. Brahma, Vishnu, Mahesh, the creation, the sustenance and the destruction of the universe is all because of this one thing which is supreme consciousness, and that
दैट्स इन यू एज वेल। ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बात करें इंटेलेक्चुअली तो शायद मैं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ कॉमन टू अ बल्ब, अ मशीन, वॉशिंग मशीन एंड अ हेयर ड्रायर एंड वॉट नॉट एज वेल। तो मैं शायद इंटेलेक्चुअली इस चीज़ को समझने की कोशिश कर पा रहा हूँ। लेकिन ये क्या है सुप्रीम कॉन्शियसनेस? अगर कोई बोले कि मेडिटेट करो सुप्रीम कॉन्शियसनेस पे, तो मैं कैसे करूँ? मुझे नहीं पता सुप्रीम कॉन्शियसनेस है क्या, राइट? तो कृष्णा कह रहे हैं ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ दोज हुज माइंड्स आर दस अटैच्ड टू द अनमैनिफेस्ट। अगर किसी को अनमैनिफेस्ट, जो अनडिस्क्राइबेबल है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का डिस्क्रिप्शन क्या दोगे आप? वो क्या लाल है, हरा है, पीला है, काला है, बड़ा है, छोटा है, क्या है? गोल है, त्रिकोण है, इट्स ट्रायंगुलर, इट्स सर्कुलर, इट्स स्फेरिकल, व्हाट इज इट? व्हेन यू कांट डिस्क्राइब व्हाट द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज, हाउ डू यू फोकस ऑन दैट? How do you contemplate that? How do you think that okay, it is within me as well? It's very difficult. If somebody asks, is heart in your body, you may be able to yes contemplate on that, because when you're silent and when you're focused, you may listen to your heartbeats, right? अगर कोई कहे कि आप में lungs है क्या, of course when you take the breath in, you probably feel the lungs, and probably when you can't, you definitely feel the lungs, right? But कोई कहे कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस आपके अंदर है, आप कैसे अपने आप को कन्विंस करोगे कि वो क्या है सुप्रीम कॉन्शियस? मैं कैसे कंटेम्पलेट करूँ ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस क्या है? तो समथिंग विच कांट बी डिस्क्राइब्ड, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन इज इम्पॉसिबल। ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ दोज हुज माइंड्स आर दस अटैच्ड टू द अनमैनिफेस्ट। जो डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर आप मेडिटेट नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए आसान क्या है? आसान वो है कि जो मैनिफेस्ट है, जो डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहले उसके ऊपर कंटेम्पलेट करो एंड देन स्लोली प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अनमैनिफेस्ट, स्लोली प्रोग्रेस टुवर्ड्स समथिंग विच कांट बी डिस्क्राइब्ड। अब इसी एक श्लोक के दो अलग मायने मैं खुद अपने आप निकाल सकता हूँ। एक है जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ लैडर ऑफ ग्रोथ। हमने लैडर ऑफ फॉल देखा, यहाँ पे मैं आपको लैडर ऑफ ग्रोथ समझा रहा हूँ कि आप कभी कभी आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में स्टैग्नेट हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं अपने आप को पहचानने लग गया हूँ, नोन आई नो व्हाट आई नो। उस स्टेज में आप हो कि मैं जानता हूँ ये मेरी खामियां हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड यू आर कंफर्टेबल डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू बिकम दैट फ्रॉग इन दैट वेल हु फील्स दिस वेल इज द यूनिवर्स। आप नहीं जानते कि ये वेल के आगे आजू पीछे और 50 वेल्स हैं, उसके आगे पीछे शायद पॉन्ड्स है, उसके आगे पीछे शायद समुंदर है, एंड यू डोंट नो एनीथिंग ऑफ दैट। All that you know that you are in this well and this well is your universe, right? You become trapped in a cocoon. एक छोटे से cocoon में आप ट्रैप हो जाते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज ट्रैप हो जाती है, आपकी ग्रोथ ट्रैप हो जाती है, आपका सक्सेस ट्रैप हो जाता है। You possibly have 2 or 3 promotions and you feel that this is it, this is what I can do in my life, this is the achievement of my life, right? And probably there are 10 other promotions that you could have had, but वो आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे, आपकी ग्रोथ ही नहीं इसीलिए हो रही, right? So if you have to grow in your professional life, in your personal life, first thing is to of course deep dive on known. आप अपने आप के बारे में क्या जानते हो कि जिसको आप वैलिडेट करना चाहोगे? नोन्स, you know that this is your strength, you know that this is your weakness, validate it, deep dive on that, build on that. अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है उसको और अच्छा बनाओ, आपकी कोई वीकनेस है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। वर्क ऑन द नोन्स, राइट? द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द नोन्स, स्लोली विल अनकवर द नोन अननोन्स। आपको पता चलेगा यार ये चीज़ तो मैं जानता ही नहीं, ये चीज़ तो मैं समझता नहीं। मैं समझता था कि मैं तो बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, लेकिन शायद मैं कर्व्ड रोड्स पे ड्राइव ही नहीं कर सकता, शायद मैं स्लोप पे ड्राइव नहीं कर सकता, शायद मैं हिल्स पे ड्राइव नहीं कर सकता, घाट में ड्राइव नहीं कर सकता। आई कैन ड्राइव प्रॉब्ली ऑन द स्लोप और ऑन द हिल और ऑन द roads which are skiddy or off roads or what not, right? So you get to know your known unknowns, you know what you don't know, right? And that's when a slight phase of expansion happens. You start slowly picking up things that probably you should know, right? And you should improve on, you should learn, you should grow on, right? And that is when slight growth happens. Now once you uncover known unknowns, you also get to know unknown knowns. आपको पता ही नहीं होता कि आपके पास में कोई स्ट्रेंथ्स हैं, यू प्रॉब्ली हैव नॉट डिस्कवर्ड एज वेल, एंड एट द सेम टाइम यू प्रॉब्ली ऑल्सो डोंट नो दैट यू हैव सम वीकनेसेस एज वेल, right? Unknown knowns that comes in, right? You probably know certain things which you probably didn't know that you know, right? And that comes in with exploration, so that means that is enhancing your capability further. And once you do these 3 things, automatically the sphere of experience grows into unknown. Slowly you start picking up things which you didn't even know that you didn't even know, right? It's a classic management kind of framework for growth, personally and professionally, which is like, don't be happy with status quo.
स्टेटस को में रहोगे, नोन नोन में अटके रहोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला. यू प्रॉब्ली माइट बी, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं. यू माइट फाइंड सो मेनी पीपल विद इन अवर नेटवर्क एज वेल कि जो सबसे बेस्ट थे टिल द स्कूल लाइफ. दे प्रॉब्ली वे फर्स्ट रैंकर्स थ्रू द स्कूल, दे प्रॉब्ली गॉट ऑल द accolades, they won all the debate competitions, they probably sang songs, they danced as well, they were all rounders and what not. But come to college, come to university, come to jobs, they probably were university rankers on the college, but comes to job they were a failure. राइट. तो ये किसके साथ होता है? ये उनके साथ होते हैं कि जो एक शेल में चले जाते हैं आफ्टर अचीविंग सम सेंस ऑफ ग्रोथ एंड दे फील दिस इज इट, इसके आगे क्या. राइट. बट देर आर सो मेनी अदर पीपल हु हैव failed and that's why they have recovered or realized their unknowns and they worked on their unknowns to get into a known and then eternally run the cycle, and that's why the growth is amplified. They may not be the best of the academic successes, but then they probably were the best of professional successes, right? Because they learned from their failures. राइट. ये प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है, हम सबका एक्सपीरियंस है. हमारे नेटवर्क में हमारे दोस्त होंगे, भाई होंगी, बहन होंगी कि जिन्होंने इस तरह का ग्रोथ किया होगा. राइट. सो वन, नेवर बी हैप्पी विद द स्टेटस को. टू, इन ऑर्डर टू ब्रेक द स्टेटस को एंड ग्रो, यू हैव टू हैव sorry, I'm really sorry, I got a call. So this journey is critical, right? और इसी का एक spiritual implication भी है कि अगर मैं कहूँ सुप्रीम कॉन्शियसनेस के ऊपर मेडिटेट करो तो आप क्या ही मेडिटेट करोगे. मगर अगर मैं आपके कहूँ कि गणेशा के ऊपर मेडिटेट करो, गणेश इस तरह से हैं, उनकी एक इस तरह से ये इनका एक फॉर्म है, इनका ये रंग है, इनका ये एक स्टोरी रही है, इनके ये अचीवमेंट्स रहे हैं, इनकी ये ग्लोरी रही हैं, ये सुख देता है, ये लाभ देता है, ये सक्सेस देता है. राइट. तो इनकी ये गणेश अथर्वशीर्ष के थ्रू इनको आप प्रेस कर सकते हो. ये गणेश मंत्र है, ओम गम गणपतये नमः, एंड देन यू कैन डू दिस. राइट. इफ आई एम एबल टू डिस्क्राइब समथिंग which can be visualized, which can be talked about, then it's easy to meditate, right? I can meditate on a poster, on a picture, on a murti of Ganesha, but I cannot meditate on something which can't be described as as something as ki supreme consciousness के ऊपर meditate करो. right? So the journey of spiritual growth also happens through these known knowns. The known is the book, the Gita, the Quran, the Bible, the deistic faiths, Ganesha, Durga, Kali, Jesus, and whatnot, right? What you can describe and what you can contemplate on physically, visually, aesthetically, right? And that becomes an aid to then slowly focus, meditate, right? And then once you have that innate sense of meditation, automatically things start falling in line as per what we discussed in the previous slide, right? Whatever our learnings were from a perspective of Gita, ये चीज़ें आने लगती है. कैसे आने लगती है? अगर आप कहो कि हर चीज़ मेरे लाइफ में जो होने वाली है वो गणेशा कर रहे हैं, मुझे अगर सक्सेस दे रहे हैं तो गणेशा दे रहे हैं, तो इसमें मेरा हाथ क्या है? तो यू आर ऑफ कोर्स नॉट ओवरवेल्म्ड बाय सक्सेस. आप बह नहीं जाते किसी सक्सेस से, बिकॉज आप उस सक्सेस का श्रेय जो है वो गणेशा को देते हैं. अगर आप हार जाते हैं, आप फेलियर होते हैं, तो कहते हैं गणेशा ने किसी रीजन से ही मुझे फेल किया होगा, बिकॉज ही प्रॉब्ली वांट्स मी टू लर्न, सो लेट मी फोकस ऑन व्हाट आई कैन लर्न एंड ग्रो. राइट. सो वॉट एवर growth happens, that happens because you attribute that thing not to yourself but to Ganesha, and slowly you get into the same mold. करना तो आपको यही है, right? This Ganesha is just an aid to achieve that. So whatever name you call that, at least that name helps you focus, meditate and grow, right? So it doesn't matter आप गणेशा कहो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली, whatever, whoever, Jesus, Moses, whoever you want to pray, you can pray whoever you want, but that visualization, that aesthetic physical attribution helps you meditate better, and then eventually through the process of known unknown, unknown known and unknown unknown, realize that's undescribable entity called supreme consciousness, right? So it goes through those phases of self awareness, deep dive, insight and realization. जो हमने देखा था 3 ही stages है, intellectualization, immersion और insight, and then realization और experience. ये 3 ही stages हैं. तस्सैवाहम कि जहाँ पे फ्रॉम अ भक्ति योग पर्सपेक्टिव, तस्सैवाहम कि जहाँ पे जो भगवान है वो थर्ड पर्सन है, गणेशा इज अ थर्ड पर्सन एंटिटी, राइट? एज यू ग्रो इनटू योर फेथ यू रियलाइज दैट आई कैन टॉक टू गणेशा वन ऑन वन. Now Ganesha is a friend. I meet him in my dreams, in my sleep, or whenever I meditate, I can talk to Ganesha. Ganesha speaks to me, right? And then the third stage, when you see that I am Ganesha, Ganesha is me. Ganesha is in me, I am in Ganesha, right? So these 3 stages: intellectualization, immersion, insight, and then the experience and realization. ये growth है. This is the spiritual path as well,
इजंट इट? अब ये ग्रोथ प्रोग्रेशन का ही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कह रहे हैं फार बेटर इज नॉलेज ऑफ द सेल्फ देन द रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राम 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 करना, हरे राम कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा, chanting the name of the Lord whichever you have faith in, is good. बट बेटर इज टू हैव नॉलेज ऑफ द सेल्फ। अपने आप को पहचानना, अपने आप का इवेल्यूशन करना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस इज बेटर देन रिपीटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड दैट यू बिलीव इन, राइट? देन व्हाट इज बेटर देन सेल्फ अवेयरनेस? मेडिटेशन इज बेटर देन द नॉलेज ऑफ योर सेल्फ. What does meditation means? Meditation means focus. Focusing on one thing to the exclusion of the other is better than the knowledge, because now you are acting on your knowledge. राइट? आपने जिस किसी भी फील्ड अपने आप का जो नॉलेज लिया है उसको लेके आप किसी एक पर्पस को डिफाइन कर रहे हैं और उसके ऊपर आप मेडिटेट कर रहे हैं. दैट यू आर फोकसिंग ऑन अचीविंग, वर्किंग ऑन, डिलीवरिंग ऑन सर्टन थिंग टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स. बेटर इज रिनंसिएशन ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन देन मेडिटेशन. सिर्फ फोकस करना इज नॉट इनफ. फोकस करने के बाद उसके ऊपर काम करना और काम के ऊपर फोकस करना, रादर देन फोकसिंग ऑन कि इस फोकस की वजह से मैं क्या अचीव करूंगा, राइट? वेदर आई अचीव फेम, ग्लोरी, मनी, वेल्थ, prosperity, what not. Beyond that, I'm actually here for expertise, I'm here for skill, I'm here for doing this work as part of my duty, as part of sacrifice, as part of effort, right? So renouncing the actions, the fruit of your action is better than meditation itself. And from such renunciation peace ensures. तो जो जर्नी का डिस्क्रिप्शन मैंने पिछले स्लाइड में दिया, यही कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, हे, बाय द वे, when he is describing it, he is not comparing it one with the other. He is not saying कि ये करने के बदले ये करो, ये करने के बदले वो करो. It's not what he is saying. He is saying these are all the progressive stages. We go through this stage. हम इसी स्टेज के थ्रू मैच्योर होते हैं. हम डे 1 साइकिल चलाना नहीं सीखते. हम डे 1 पहले साइकिल को हाथ में लेना सीखते हैं, फिर उसको बैलेंस करना सीखते हैं, फिर हम सीखते हैं ब्रेक कैसे लगाया जाए, बेल कैसे बजाया जाए, पेडल कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए, right? Then we practice, we work on it, and then slowly it comes to us, right? Then it becomes effortless for us. Riding a bicycle becomes effortless for us, right? So it's a journey. It doesn't happen in a single day. It doesn't happen with a single instant. And then क्या आप ये कह सकते हो कि साइकिल हाथ में लेने से अच्छा है साइकिल को चलाने से अच्छा है कि बिना किसी सपोर्ट के चलाना, बिना सपोर्ट से चलाना अच्छा है एफर्टलेसली चलाना? You can't say that, because ये कोई स्टेज से जाए बिना आप effortless चला ही नहीं सकते. The same way, it's not comparison between these things. It is a progressive way of moving forward. और ये moving forward, when somebody says कि peace is ensured, आपको peace मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, तो ऐसा इंडिविजुअल कैसा होगा? अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण को कि हे कृष्णा, मुझे बताओ कि what kind of a person I should be. When you say that, okay, these are the things for you to graduate to or achieve in terms of self realization, maturity or what not, perfection. आपका जो definition of perfection है कि किसी इंडिविजुअल ने अपने लाइफ में, ह्यूमन बीइंग ने इस तरह का होना चाहिए, वो परफेक्शन क्या है? डिस्क्राइब दैट परफेक्शन फॉर मी. बताओ मुझे वो परफेक्शन क्या है. तो कृष्णा अर्जुन को बता रहे, हे कृष्णा, हे अर्जुना, this is perfection. What is perfection? He who never hates any being, who is friendly and compassionate, who is free from the feelings of I and mine, who looks upon all pain and pleasure the same as one who is enduring, is dear to me. Dear to me के मायने हैं, when Krishna says that he is dear to me, he is basically saying this is the right person to be, this is an ideal person to be like this person, O Arjuna, right? And through Arjuna he is telling all of us, this is the insight of Gita, this is the prescription of Gita. Gita is telling us to be like this person. To be like which person? Somebody who never hates any being. We did discuss this. If for example a soldier fighting for India on the border, Pakistan border or China border or whatever, right, is probably having a battle on the border, on the front, right? Will he kill the enemy soldier out of hatred, or will he kill him as part of his duty? We don't know, right? Because it depends on the individual. But what is the right way? Does that soldier, the Indian soldier, know the Pakistani soldier on the other side personally? Is there any personal hatred involved? No, they are just soldiers. It's their duty to fight with each other, because they have to protect their own borders. And if the Pakistani soldier is
infringing on the sovereignty of India, then the Indian soldier has to fight back and possibly kill the Pakistani soldier, and the other way around as well. Of course, if the Indian soldier, crosses the border from our end and infringes on the sovereignty of Pakistan's territory, the Pakistan soldier has the right to kill the Indian soldier as well, right? So they are all acting on their duty. देयर इज़ नो सेंस ऑफ हेट्रेड इन्वॉल्व. द सेम वे अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है, अगर हमारे साथ कोई गलत एक्शन हमारे ऊपर लेता है, हमें तकलीफ़ देता है, हमको गाली देता है, डेलिबरेटली मैलिशियसली हमको तकलीफ़ दे रहा है, फिर भी हमारा काम है एम्पैथेटिकली समझना कि वो किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है. उसकी ग्रोथ वैसी है, उसका बैकग्राउंड वैसा है, उसकी फैमिली वैसी है, ही डजंट नो बेटर, ही इज़ प्रॉब्ली अनएजुकेटेड, ही प्रॉब्ली डजंट नो, ही इज़ नॉट मैच्योर इनफ, ही और शी इज़ नॉट मैच्योर इनफ, व्हाटएवर. एंड माफ़ करना, फॉरगिव करना कि यार ये ऐसा है, बट डजंट मीन कि यू डोंट हैव टू काउंटर एक्ट. इट डजंट मीन कि आपको उनसे फाइट नहीं करना है, इट डजंट मीन कि आप उनको अपोज नहीं करना है, इट डजंट मीन कि ज़रूरत पड़े तो उनको मारना नहीं है आपको सब करना है, बट नॉट विथ हेट्रेड, not because you hate them as well. They may hate you, but you have to act against them if the need be, not because you hate them, but because it's the right way forward. It's probably your duty, it's probably self defense is your duty. For example, कोई आपको मारने आ जाए और उसके लिए आप अपने आप को बचाने के लिए उसको मार रहे हो, तो it's not because you hate him or her, it's also because probably you want to save yourself, right? So hatred is a quality that you want to avoid. That sense of detachment आना चाहिए, and the focus should be only on your duty towards your own self and duty towards the situation that you are in, right? Someone who is friendly and compassionate, in general you are compassionate, even if it means that अगर आप किसी enemy के साथ, enemy के against आप काम कर रहे हो, strategize कर रहे हो, उसको गिराने का, उसको fail करने का पूरा plan बना के काम कर रहे हो, it doesn't mean that you are not compassionate. You're compassionate, you feel the pain of the other side as well, but you still work as part of your duty, right? So compassion को नहीं छोड़ रहे हो, आपकी इंसानियत नहीं छोड़ रहे हो, but आप अपना काम कर रहे हो, right? And that is critical, that is absolutely critical too. And who looks upon all pain and pleasure the same, because you know that in pain and pleasure as well there is no permanence. आपको पता है अगर आज मैं फेलियर हूँ तो कल सक्सेस हो जाऊँगा, मुझे बस सीखना है इसमें से क्या सीखना है एंड उसके ऊपर काम करके आगे जाना है. और अगर आज सक्सेसफुल हूँ और अगर मैंने ओवरलुक किया काफ़ी चीज़ तो कल फेलियर हो जाऊँगा, तो मुझे तो अपना बस काम करते रहना है, राइट? एंड दिस इज ऑल द बेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स अचीवर्स टॉक अबाउट, राइट? व्हेन दे आर आस्क्ड कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, दैट आई कीप ऑन फोकसिंग ऑन माय गेम. वो फुटबॉलर हो, वो क्रिकेटर हो, वो बॉक्सर हो, वो कोई हो, अगर आप पूछो उनका आपका सीक्रेट क्या, कहेंगे आई कीप ऑन वर्किंग ऑन माय गेम irrespective of success and failure, isn't it? That's all that Krishna is saying. He who is content क्यों है? बिकॉज ही इज़ नॉट इन कॉट अप इन दैट साइकिल ऑफ डिज़ायर. ये हमने ऑलरेडी देखा एज अ सम अप ऑफ गीता, राइट? एक डिज़ायर का जो साइकिल है कि या तो फुलफिल होगा या तो अनफुलफिल होगा. फुलफिल होगा तो ग्रीड बढ़ेगी तो कभी ना कभी तो अनफुलफिल होगा. अगर फुलफिल नहीं हुआ तो फिर देन देयर विल बी अ साइकिल ऑफ डिस्पेयर, डिजेक्शन, एंगर, डिल्यूजन, सेल्फ डाउट एंड देन कैरेक्टर लॉस, राइट? वो पूरा साइकिल रिपीट होगा. एनवी होगा, जेलसी होगा, जो भी है, ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स विल कम टू यू बिकॉज यू आर बीन ओवरवेल्म्ड बाय द डिज़ायर. बट अगर आप कंटेंट है अपने आप में, आपको आपका स्वधर्म पता है, आपको आपका पर्पस पता है, आपको आपके प्रायोरिटीज़ क्लियर है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, आउटकम पे ध्यान नहीं देना है, यू आर एम्पैथेटिक टू पीपल अराउंड यू, यू हैव दैट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द लाइफ इन जनरल कि यार इतना बड़ा यूनिवर्स इतने सालों से चल रहा है, हज़ारों करोड़ों साल से चल ही रहा है, हम तो बस एक है हज़ारों करोड़ों में जो यहाँ पे इस तरह से जी रहे थे, जी रहे हैं, जी रहे होंगे. तो ऐसा क्या ही चीज़ है जो अगर मैं कुछ ना अचीव करूँ या फेलियर हूँ या फेलियर कर भी लूँ तो सक्सेस कर भी लूँ तो व्हाट इज़ दैट so consequential for me to be worried about or to seriously be contemplating about, right? So you have that sense of detachment and clarity with the perspective about your place in the universe, and you are like it's fine whatever is happening, my work is to just do my work the best. That's it, right? And who is self-restrained है, he is not again carried over by the senses. And lastly, who is firm in his convictions, is clear. अगर ठान लिया है कि ये मेरा स्वधर्म है, ये मेरा पर्पस है, तो यही है, right? And you have to always tie your swadharma to purpose, because the moment you change, your purpose change, and you have to continually align and move forward, and the more you do, the more broader and broader your purpose becomes, and eventually your purpose is only to be one with the supreme consciousness. You'll reach that stage, बट यू कैन स्टार्ट विद दैट स्टेज. अगर आपको बोलो कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस को जाना ही मेरा पर्पस है, ये आएगा ही नहीं डे वन में. इट विल कम विथ वन पर्पस एट अ टाइम, एंड स्लोली इट विल एक्सपांड योर हराइजन, एंड स्लोली विल मैच्योर एंड ग्रो इनटू दैट, राइट?
What is he further saying? He's saying, he from whom the world has no cause to be frightened. We already discussed this. There is no hatred. There is no maliciousness. There is no I and mine. How dare somebody call me that? How dare somebody, trouble me like that? Let me work against him as well. Let me show to him what I can do and what I. There is no vindictiveness. There is no maliciousness. अंदर से किसी और के लिए कोई बुरा सोच ही नहीं है. तो फिर मेरे से कोई और डरेगा ही क्यों? और अगर मेरे से कोई और नहीं डरा है तो मुझे भी वैसे किसी और से डरने की ज़रूरत ही क्या है. अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो मुझे उसके अगेंस्ट एक्ट करना है, बट एज पार्ट ऑफ ड्यूटी, नॉट आउट ऑफ हेट्रेड, राइट. सो देयर इज नो कॉज टू बी फ्राइटेंड or to frighten anybody else as well. And I'm free from joint impatience and fear and anxiety, because ना तो मुझे past का कोई regret है, ना तो मुझे फ्यूचर की कोई एंग्जाइटी है. आई एम कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट. ना मैं मेरे टाइम में पीछे देखता हूँ, ना आगे देखता हूँ. आज में देखता हूँ, आज को पूरा करता हूँ, आज को 100% जीता हूँ, कल का कल, right? And when I'm focused and living with that sense of conviction and clarity, right, I'm completely free of all the joy and happiness that ensues, isn't it? And then he who is free from desires, who is pure and expert, indifferent and free from agony, who has renounced every undertaking, he is dear to me. क्या कह रहा हूँ? ही इज फ्री फ्रॉम डिजायर्स. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस कि देर इज नो सेंस ऑफ अटैचमेंट टू सेंसेस एंड माइंड. यू आर कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेंस. यू आर डिक्टेटिंग व्हाट द माइंड शुड फोकस ऑन. यू आर डिक्टेटिंग व्हाट द सेंसेस शुड फोकस ऑन. यू आर टेलिंग द. अब देखो, अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि ही और शी हैज़ टू हैव द बेस्ट बॉडी, विल इट हैपन इफ ही और सी इज कंज्यूम्ड बाय द सेंसेस? अगर सेंसेस बता रहे कि यार ये जलेबी अच्छी दिख रही है, कचौरी अच्छी दिख रही है, वड़ा पाव अच्छा दिख रहा है, चलो खाते हैं, मज़ा आया, बहुत दिन से नहीं खाया. द स्मेल इज एक्साइटिंगली टेलिंग यू टू ईट दिस वंडरफुल रेलिशिंग वड़ा पाव की जिसका स्मेल इतना अच्छा आ रहा है, एंड यू कंज्यूम दैट एज इफ यू हैव नेवर हैड एन वड़ा पाव बिफोर, राइट. आपको आपका माइंड बता रहा है कि बहुत एक्सरसाइज कर लिया, 4 दिन आराम करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं. वुड यू अचीव योर बेस्ट बॉडी? Never ever, right? But if you want to achieve your human body, what will you tell your mind? No, I can't rest, I have to exercise. This is the time I have decided, 1 hour a day, 1.5 hours a day, these specific exercises, whether my body pains, whether whatever happens, exercise to karni hi hai. And you tell the mind and the mind lets you do as well, right? You tell the senses, fine, my nose, you're giving me all these wonderful smells and fragrances and whatnot, लेकिन नहीं, मैं नहीं खाऊंगा. मैं वही फूड खाऊंगा जो मेरे बॉडी को लगे, जो मेरे बॉडी पे काम करे और मुझे अच्छी बॉडी दे, राइट. विच ऑफ दीज टू डिस्टिंक्ट पीपल, विच पर्सन यू फील विल हैव द बेस्ट ऑफ बॉडी? द पर्सन हु इज पॉसिबली कंट्रोलिंग हिज माइंड एंड सेंसेस द बेस्ट, and of course working on it, acting on it, exercising the right time, eating the right thing, sleeping for the right time, right? That's the person who probably achieve the right body. That's all he's saying. Somebody who's free of desires, who's pure, who's expert, indifferent and free from agony. क्योंकि एक्सरसाइज करोगे, मेहनत होगी, तकलीफ होगी, बॉडी पेन होगा, बॉडी एक होगा, एंड विद यू फ्री फ्रॉम इट, इट्स ऑल फॉर गुड. तकलीफ तो होनी है, बॉडी है, तकलीफ तो होनी है, नो प्रॉब्लम, कल और फिर से एक्सरसाइज करनी, धीरे धीरे आई विल बी एबल टू ओवरकम दिस पेन एनीवेज, राइट. दैट्स द पर्सन हु अचीव द राइट बॉडी and who has renounced every undertaking, right. The renunciation comes from commitment to a particular purpose, right. That the moment somebody says yaar chalo party karte hain, chalo khana khate hain, chalo that person will say कि I'll come along with you but मैं खाना नहीं खाऊंगा. He'll not be worried, he or she will not be worried लोग क्या कहेंगे, will they tease me कि यार इतना क्या एक्सरसाइज करते, इतना क्या एक दिन खा भी नहीं सकता क्या, and all that. He's disciplined, right. So he's renounced all the other things that come on the package, and he'll say कि नहीं, I'll be committed to this purpose, right. The renunciation comes in if the commitment to the purpose is true, right. And the expertise is always the result, right. The more you're focused on a process, the outcome will come, if not today, tomorrow, and you will be more and more expert in that area. You'll be more and more deep, you'll be more and more skilled in that area, right. बहुत common sense है. Gita is not complicated at all. It's extremely simple and easy, isn't it? He who is rejoices not, nor hates, nor grieves, nor desires, who renounces good and evil, who's full of devotion to me, right. Good and evil ये तो बस एक प्लेस होल्डर है ना. आज अगर मैं कुछ मच्योर हो गया हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने अच्छा करना चाहिए था, बुरा नहीं करना चाहिए. लेकिन आज मैं अगर उतना मच्योर नहीं बना हूँ, मेरा उतना नॉलेज नहीं बढ़ा है, मेरे को अगर उस तरह का कोई संस्कार नहीं मिला है, इफ़ आई वॉज नॉट रेज्ड अ प्रॉपर वे, इफ़ आई वॉज नॉट गिवन द राइट इंसाइट्स, इफ वॉज नॉट taught the right things, if I have not had the right experiences, if I have not had the right situations and circumstances, and then if I were to do something wrong, I am a result of my choices and circumstances, then I can't be judged on what I am.
या आई मीन आई विल बी एक्टेड ऑन दैट। अगर मैं किसी का खून कर दूं तो मेरे अगेंस्ट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लॉ है वो अप्लाई होकर मुझे जो सज़ा मिलनी चाहिए मिलेगी। If I were to go and try and kill somebody, and if in self defense somebody has to oppose and possibly kill me as well, right? But whatever I'm doing it out of some situation, consequence, choices, so there is a sense of compassion, there is a sense of understanding and empathy कि अगर कोई गलत भी है तो वो गलत इसलिए जानबूझ के तो नहीं है, वो इसलिए है बिकॉज ही और शी इज अ रिजल्ट ऑफ हिज और हर चॉइसेस एंड द सर्कमस्टांसेस। तो आज नहीं तो कल शायद मैच्योर हो जाएगा, आज नहीं तो कल सीख जाएगा, राइट? नोबडी इज एनी बेटर, एवरीबडी हैज़ देयर ओन फ्लॉज। सो एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से आई हैव रिनाउंस्ड द गुड एंड इविल एज वेल। मेरे में अब गुड एंड इविल का डेफिनेशन ब्लैक एंड वाइट नहीं रहा है, इट्स ऑल ग्रे, एंड आई नो वेर इट कम्स फ्रॉम, आई नो द रियलिटी बिहाइंड ऑल ऑफ इट, राइट? एंड आई एम एबल टू प्रैक्टिकली रैशनली सिफ्ट बिटवीन दैट एंड चूज वॉट आई वुड वॉन्ट टू डू एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? जैसे कहते हैं ना कि मैं नहीं कहता कि चाकू गलत है कभी भी, आई एम गोइंग टू से दैट चाकू इज गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन वॉट इट इज यूज्ड फॉर। ये रैशनैलिटी, ये अंडरस्टैंडिंग, ये मैच्योरिटी मेरे में आएगी, इफ आई एम द आइडियल पर्सन, राइट? आई विल बी एबल टू चूज the right and wrong based on the context, based on the situation, and based on the implications, right? ये maturity मेरी में आएगी, and that's the individual. He who is same to the foe and friend, I am not having any special treatment to a friend and a foe. I am able to be objective in my life. Just because somebody is my friend, मैं favor नहीं करूँगा, and just because somebody is my foe, मैं उसको deliberately oppose नहीं करूँगा when it is not needed, right? I am balanced, I am equanimous, I have that sense of maturity कि मैं irrespective of my individual association with an individual, I'll be able to take a neutral call, right? Honor and dishonor को भी मैं बैलेंस कर पाऊंगा, because अगर जैसे मैंने कहा ना कि अगर मैं एक्सरसाइज के ऊपर बहुत फोकस्ड हूँ, मैं राइट खाने के ऊपर फोकस्ड हूँ, और मेरे दोस्त मुझे चिढ़ा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे को अगर डिसऑनर कर रहे हैं कि यार ऐसे क्या है, ऐसा कोई काम करता है क्या, ऐसे क्या, आई एम ओके विद दैट, बिकॉज ये मेरा सेल्फ चॉइस है, दिस इज वॉट आई हैव चोजन टू बी, एंड आई लिव विद दैट, आई फ्लॉन्ट इट कि दिस इज मी, टेक इट और लीव, राइट? I'll be alive to both cold and heat. It is a sense of plus and minus that I'll avoid the extremes. I'll be okay with both the extremes, right? Because I'll accept it if it is as part of my journey. मेरे को मेरे काम में अगर कोई प्लस एंड माइनस को फेस करना है, I'll face it with equanimity, right? That's all it means. And who is free from all attachments. I have no sense of attachment, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. If it is aligned to what my purpose is, I'll probably want that, but as part of that purpose and as part of duty, as part of a sense of work and effort, not otherwise, right? No outcome, attachment to outcomes. And there is a sense of being okay with blame and praise, right? Because मैं जानता हूँ when I am very clear about my own स्वधर्म, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो कोई अगर मुझे ब्लेम भी करे तो उसमें से मैं दो ही चीज़ लेता हूँ, या तो मुझे पता चलता है कि वो ब्लेम गलत है, बिकॉज आई नो कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आगे जाके मुझे ब्लेम करे कि यू वेर अनफेयर, right? या तो I know I'll never be unfair, and whatever decisions I had taken was based on some rational choice, rational decision, some evaluation and a fair evaluation. तो वो अगर blame भी करा है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, because I am very clear कि I am not unfair. And या तो हो सकता है कि he's probably telling me the truth, right? And I know that, and I'll say yes, you are right, I was unfair and I'm improving on that, and I'll correct my decision. These are the actions that I've taken to correct my decision, right? तो ये दोनों ही चीज़ों में what is it that I should be worried about? So if somebody blames me, या तो मैं उससे सीखता हूँ, या तो it is right, it is incorrect, and I don't have to worry about it or give too much importance to it anyways. The same goes with praise. The other extreme is true as well. If somebody praises me, it is true, then I'm okay with that, because it's a matter of fact. It is not something to be kind of something to boast about, right? It is a matter of fact कि हाँ ठीक है, I'm good in this, that's good, and glad you told me, I'm happy about that, right? I'll be automatically modest about it. And if I'm being unnecessarily praised, I'm aware of that as well, and I'll know कि चलो ये unnecessarily praise कर रहा है, but I know मेरी standing कहाँ पे, मैं कहाँ हूँ, कितने पानी में हूँ, मैं खुद जानता हूँ, right? So neither praise nor blame will impact me as such.
हु इज साइलेंट एंड कंटेंट विथ एनी लॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन. मैं क्या करूँगा किसी भी सिचुएशन में, मैं सोचूंगा मेरे कंट्रोल में क्या है. इफ द सिचुएशन इन माई कंट्रोल, then I know what choices I need to do, what decisions I need to do, I'll work on that. If the situation is not in my control, again I'll know, okay, in given the lack of control, what is the next best alternative for me to do, act on and work on, and I'll focus on that. So irrespective of anything that happens to me, I'll just focus on control, not control, focus on what next actionables I have, and I'll work on that. तो आई हैव नथिंग टू बी गेट ओवरवेलम्ड कि न मुझे बहुत बुरा लगे, डिप्रेशन में जाओ, डिजेक्शन में जाओ, मैं ये करूँ कि देर वॉन्ट बी एनी सेंस ऑफ कन्फ्यूजन, सो देर विल बी अ सेंस ऑफ काम एंड पीस एंड साइलेंस एंड a sense of satisfaction, an innate sense of being at ease, मेरे में अपने आप आ जाएगी. Who has no home, वो हर जगह at home है. If he or she is in the most crowded of place, he's okay, he or she is okay. Extremely silent of places, he or she is okay. Extremely clean place, he is okay. If extremely filthy place, he or she is okay, because he is satisfied in himself. वो कहते हैं ना, अगर आप अपने आप में खुश नहीं हो तो आपको आपकी सराउंडिंग से तकलीफ होगी. you'll always find something or other to crib about. But अगर अपने आप से खुश हो तो आजू बाजू में कितना भी खराब हो उसमें आप अच्छा ही ढूंढोगे और खुश रहोगे. Right? It's your internal self that reflects in your surroundings, not the other way around. Of course the surroundings impact you, but once you have matured enough, once you have realized enough, once you have controlled enough, you have achieved a lot of control on your own self, then the surroundings will stop impacting you, because you are able to give your reflection to the surrounding, not the other way around. Right? So आप at home हो, कहीं भी किधर भी हो, you are at home. Right? And whose form of mind, who's clear, committed, and who's devoted to me. Right? As जैसे मैंने कहा, purpose धीरे धीरे evolve होगा. The more mature you are, the more mature purpose will take. आप बोलो, आप बचपन में जब छोटे थे, आपको अगर कोई पूछता था आपको क्या बनना है, आप क्या कहते थे? मुझे बस का कंडक्टर बनना है. राइट? या आप कहते थे मुझे एयरफोर्स पायलट बनना है, या आप कहते थे कि मुझे सेंटा क्लॉज बनना है. राइट? एज यू स्लोली ग्रू यू रियलाइज कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है. प्रॉब्ली एज यू ग्रू यू रियलाइज कि नहीं मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, या प्रॉब्ली मुझे न्यूरो सर्जन बनना है. एज यू ग्रू प्रॉब्ली यू न्यू कि नहीं मुझे सर्जन बनना है और मुझे IT में. सी द पर्पस चेंजेस. एज यू मच्योर द पर्पस चेंजेस, एंड विथ योर मैच्योरिटी द पर्पस broadens and becomes more and more sharp and clear. Right? So eventually the final purpose will that I have to be realizing the supreme consciousness, I have to be experiencing the supreme consciousness. But you need not hurry into that purpose. You need not say कि मुझे पर्पस है, मेरा लाइफ का पर्पस यही है कि मुझे सुप्रीम कॉन्शियसनेस अचीव करना है. नो, आपका पर्पस उस टाइम पे डिफाइन करो बेस्ड ऑन वॉट एवर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वधर्मा इज एंड वॉट एवर योर सेंस ऑफ प्रायोरिटी इज. दैट क्लैरिटी itself will slowly start giving you peace and clarity and maturity and growth and all that, and slowly the next purpose that you define for yourself will be broader, and then further broader, and then further broader, and slowly you will reach the stage when your only purpose will be the realization of supreme consciousness. But इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, जल्दबाजी और deliberateness and artificiality की जरूरत नहीं. जैसे मैंने कहा, perfection is simplicity, perfection is सहज भाव, perfection is being at ease and efficient about your approach. Right? So don't force yourself into something. Don't submit yourself or put yourself into submission for the sake of it. Let it happen, let it occur. Life should happen to us. Life should come to us with ease. Right? Don't have frictions and constraints in terms of deliberate force and effort. Right? जहाँ पे भी आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा effort, and when I say effort, I mean against your natural aptitude. एफर्ट तो हर जगह हो, कोई भी चीज़ करने के लिए एफर्ट लगेगा. बट व्हेन आई से कि एफर्ट ना हो, कंस्ट्रेंट्स ना हो, फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन इज प्रॉब्ली द राइट वर्ड हियर. फ्रिक्शन ना हो, इट मीन्स दैट वॉट एवर यू डू, लेट इट कम नेचुरली टू यू. राइट? द नेचुरल वे इज द ऑर्गेनिक वे टू ग्रोथ. Right? So eventually the individual will be devoted to you, and that's all that 12th chapter is all about. 12th chapter में कृष्णा ने अब तक के 11 चैप्टर्स का समअप दिया है, और एक बहुत क्लैरिटी के साथ अर्जुन को और अर्जुन के थ्रू हम सबको बताया है कि हमने किस तरह का इंसान बनना चाहिए. What kind of a person we should be, what kind of an individual we should be, what kind of a success we should imagine for ourselves. Right? And it's just giving all of us an identity, an ideal identity to pursue, because in his own words he's saying that unknown identity can't be pursued unless it is defined and articulated. Right? So he's articulating the ideal identity for us so that we can pursue the right capabilities, right traits, right character, right personality for ourselves. With that, I'll close today's session, which was about the chapter 12.
एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरीज हैं, कोई कंसर्न्स है, प्लीज़ पुट इट ऑन कमेंट्स, या फिर मुझे ईमेल करें। मेरे मोबाइल नंबर आपको मैंने दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई विल ट्राई एंड आंसर एज मच एज आई कैन। और जहाँ मुझे नहीं पता है तो प्रॉब्ली हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे। आप मुझे अगर कुछ बता सके कि शायद जहाँ पे मेरा अंडरस्टैंडिंग गलत है, या जहाँ पे मैंने कुछ और पढ़ना चाहिए, या जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं द एक्चुअल आंसर इज दिस या एक्चुअल मीनिंग इज दिस, नो आई विल बी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू एज वेल. So keep pinging me, telling me, and look forward to talk to you again in the next session, which will be about chapter 13. Till then, take care and have a nice weekend. Bye bye.